हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम अपने इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन के सेकंड सेट की ओर बढ़ रहे हैं। जो हम लोगों ने एमसीक्यूज लास्ट सेशन में देखे थे वो 25 एमसीक्यूज देखे थे नंबर 1 चैप्टर में। आज हम लोग नंबर 2 चैप्टर में चलेंगे। अगेन वी विल सी नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। यस, बिल्कुल। चलिए सर, इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। पार्ट 2 का जो ये है सिस्टम, इसमें मैं अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ गए। ये हमारे क्वेश्चंस हैं 26 ऑनवर्ड्स। जरा देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। जरा ढंग से सुनेंगे। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो चुका है तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन लास्ट सेशन बताए गए थे वो थोड़े स्पीडी मैनर में थे। अभी भी जो हम लोग काम करेंगे वो थोड़ी स्पीडी मैनर में ही करेंगे। बेसिक पर्पस बिहाइंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू मेक यू एश्योर दैट वॉट एवर वी हैव डन द स्टडी ऑलरेडी इन आवर रेगुलर सेशन, those classes were more than sufficient. But yes, might be you will find 2 to 3 new questions over here जो शायद हम लोगों ने वहां पर नहीं देखा होगा। तो अगर वो कुछ छूट गया होगा तो those things will be covered over here, अगर छूटा होगा तो। अदरवाइज I tried my best to cover each and every aspect. चलिए, a person may not have accessible income but may still be SSC। अरे सर, पिछली बार करवाया था टू। चले आगे। हु इज द टैक्स पेयर? एसएससी, बिजनेसमैन, ट्रस्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एसएससी टैक्स पेयर कौन होता है? एसएससी होता है ना। टैक्स पेयर जरूरी है क्या? बिजनेसमैन 54 की इनकम हो, 1 लाख की इनकम हो, ठीक है ना। तो जो टैक्स पेयर है वो एसएससी है। एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शामिल है, लेकिन माइनर शामिल नहीं है भाया। A municipal corporation legally entitled to manage and control the municipal fund is chargeable to income tax in the state of local authority। इसमें सोचना क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल अथॉरिटी है। इट इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम। एक चीज छूट गई, ये आंसर था वैसे आपका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, तीनों आंसर हमारे हेड ऑफ इनकम के हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्या लिख लेंगे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। दिस इज नॉट द हेड ऑफ इनकम। पहले ये कभी हुआ करता था 1960s के केस में, ठीक है ना। जब से 1961 आया तो 5 हेड्स कर दिए गए। पहले 6 या 7 हेड्स होते थे मोस्ट प्रोबेबली। तो ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को हटा दिया गया है। अब ये अदर सोर्सेज में चला गया है, तो 5 हेड्स में ही शामिल है। ये कोई अलग से हेड ऑफ इनकम नहीं है, लिखा नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर था क्या। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹267,888 इट शैल बी राउंडेड ऑफ। अगर किसी की इनकम इतनी होती है तो 288 है। 288 भी मैंने आपको बताया है फर्स्ट चैप्टर में। उसमें हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। इनकम को भी 10 रुपए के नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर देते हैं। और अगर टैक्स का पोर्शन आता है तो उसको भी 10 रुपीज के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अगर 5 या उससे अधिक है तो नेक्स्ट, 5 से कम है तो बैक। तो ये 5 से अधिक है तो 890 हो जाएगा। 267 890 हो जाएगा, ठीक है ना। कैश गिफ्ट रिसिव्ड फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव इज रिगार्डेड एज इनकम। हाँ, कैश गिफ्ट इनकम होती है। अब आपको तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ाया। I'll teach you this one thing under the head income from other sources under section 56। आप 56 सेक्शन में देखेंगे, उधर देखेंगे कि अगर हमें नॉन रिलेटिव से कोई कैश गिफ्ट मिलता है तो 50,000 तक माफ है। अगर कैश रिसिव्ड कैश गिफ्ट मिलता है अगर हमें नॉन रिलेटिव्स से तो 50,000 तक माफ है। 50,000 से ऊपर चला गया सबका मिला करके तो टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा। सबका मिला करके तो कह रहा है एग्जम्प्ट अमाउंट कितनी है? 25,000 पर एनम पर पर्सन। ना, पर पर्सन नहीं है, एग्रीगेट है। 50,000 पर एनम इन एग्रीगेट। दिस इज योर आंसर। तो आप लोग देखेंगे ये। फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखें, अगर किसी से कैश गिफ्ट मिल रहा है 50,000 से अधिक एग्रीगेट में नॉन रिलेटिव से तो ही टैक्सेबल होगा। टोटल टोटल टैक्सेबल होगा। द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी शैल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ। मैंने कहा ना 10 रुपीज के मल्टीपल में ले जाते हैं। मिस्टर जे हैज ओन अ won a sporting event at the international event. His sponsors have awarded him rupees 2 lakhs. This amount should not be taxable for him since this is not the income which accrues on the day to day basis.
अगर वो स्पोर्टिंग इवेंट में कुछ कमा रहा है तो भैया टैक्स लगेगा, ये कौन सी बात हुई? कभी कमाया, अरे लॉटरी खेलो ना, लॉटरी खेलो कमाओ, 1 मिनट खेलोगे कमाओगे, आपके ऊपर। आपने नहीं खेली लॉटरी, किस्मत लग गई, सरकार ने कहा हम इस बंदे को अमाउंट देंगे कुछ इनकम का, भैया लॉटरी लग गई। लॉटरी तो ऐसे ही लगती है, किसी से पूछ कर नहीं लगती, उस पर भी टैक्स लगता है। अब ये नहीं कि डे टू डे काम नहीं करते तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। मिस्टर जे ने लोन लिया 5 लाख का एचडीएफसी बैंक से एक कार परचेज करने के लिए, उसकी रेंटल इनकम मिलती है 50,000, जिसमें से वो 5,000 दे देता है बैंक को इंस्टॉलमेंट। यानी हमने एक 5 लाख की कार खरीदी, कार मैंने किराए पर दे दी, किराया हमको मिलता है 50,000 पर मंथ। और यानी साल भर में ही सोचो, हमने 5 लाख की कार खरीद कर साल भर में किराया ले लिया 6 लाख, किस्मत देखो। और 5,000 हमने इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पर लगाई, तो कहा गया इनकम कितनी माने जाएगी? 5,000 डाइवर्जन ऑफ इनकम। दिस इज नॉट द डाइवर्जन ऑफ इनकम, बेसिकली दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द इनकम। हम इनकम कमा रहे हैं, उस इनकम का यूज कर रहे हैं। दे आर डिफरेंट वेज टू यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ इनकम इन अ लीगल वे। दैट इज नॉट द डाइवर्जन, डाइवर्जन इज नॉट अ लीगल वे, बट यस एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज एक्सेप्टेबल एट ऑल। एप्लीकेशन ऑफ इनकम जी, टोटल इनकम, द टोटल ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी 494, 495 से कम है ना, 90 तक ले आओ, ये आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट ये 5 होता, 10 पैसा और हो गया होता, तो हम 500 ले लेते पहले वाले केस को। इनकम टैक्स लायबिलिटीज ऑफ 10 रुपीज के नियरेस्ट तक ले जाते हैं। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे आगे तो आपको यही बताया जाएगा, बताया भी है मैंने सेक्शन 14 में, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। जब आप सेक्शन 14 तक पहुंचेंगे, यू विल कम टू नो दैट दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹1 फॉल्स, भैया 10 रुपए के मल्टीपल पर होता है। एनी रिसीट इन द नेचर ऑफ विंडफॉल गेन्स इज नोन एज कैजुअल इनकम। यस, विंडफॉल गेन का मतलब ही ये होता है कैजुअल इनकम। विंडफॉल गेन का मतलब होता है कैजुअल गेन्स, ठीक है ना? तो कैजुअल इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। द टर्म इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स। इनकम चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, दोनों टैक्सेबल होती हैं। इनकम आपकी लीगल हो इलीगल हो टैक्सेबल होती है। अगर कोई पर्सन बटुआ चुराता है, पर्स चोरी करता है और पर्स चोरी करके कहता है ये मेरी इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखता है मैं चोर हूं, मेरा बिजनेस चोरी का है, तो वो भी इनकम टैक्सेबल होगी। ऐसा नहीं है वो बच जाएगा, अगर वो डिक्लेयर करता है ही कैन पे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस इफ ही विश टू पे। Which of the following income is not included in the term income under the Income Tax Act? Profit and gains पीजीबी इनकम में आता है, डिविडेंड इनकम में आता है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इनकम में आता है। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉट द पार्ट ऑफ द इनकम व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 224। तो जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 24 की डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकम की, यू विल फाइंड वहां पर इनकम की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन वहां पर इनकम आती है आती है आती है आती है डिफरेंट सोर्सेज से आती है, लेकिन उसमें रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कहीं जिक्र नहीं है, और है होना भी नहीं चाहिए। AB and company received rupees 2 lakhs as compensation from CD and company for premature termination of contract of agency. Okay, 2 लाख का कंपेंसेशन मिल रहा है एक एजेंसी के टर्मिनेशन पर, ठीक है। अमाउंट सो रिसिव्ड इज, ये हमारी नॉर्मल रेवेन्यू रिसिट नहीं है, क्योंकि ये हमारे एजेंसी को खत्म करने से रिलेटेड है। भले ही एजेंसी को खत्म करने से रिलेटेड हो, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिट, इट्स अ कैपिटल रिसिट बट शैल बी चार्ज टू टैक्स। The first one, capital receipt but taxable. Is it clear? Normally capital receipt क्या होती हैं? Exempt होती है। Normally exempt in the sense capital receipt हम लोग टैक्स के दायरे में नहीं लाते, लेकिन कुछ कैपिटल रिसीट है जिनको स्पेसिफिकली यहाँ बोला गया है वो टैक्सेबल होती हैं, तो ये टैक्सेबल होगी पीजीबीपी हेड में अकॉर्डिंग टू। अच्छा, अगर पूरा का पूरा बिजनेस ही क्लोज डाउन हो गया तो कैपिटल गेन में। इज इट क्लियर? दोनों में फर्क समझेंगे, देखेंगे हम लोग पीजीबीपी चैप्टर पढ़ते समय इस चीज को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 इनकम इज इंक्लूसिव। जब आप सेक्शन 224 में इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ही हुआ है इनकम इंक्लूड्स, स्टार्ट ही वहां से होता है इनकम इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब दिस इज द लिस्ट in which these type of income are to be covered, but this is the inclusive definition. The other things in future might be bring in that particular section, might be, तो हम लोग फ्यूचर में और इनकम्स को शामिल कर सकते हैं, वो कहता है इंक्लूड्स। अगर केवल लिखा रहता है इनकम मींस ये तो ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती, यानी अब और नई चीजें इसमें और शामिल नहीं होती, हो सकती। लेकिन इनकम इंक्लूसिव है क्योंकि इनकम इंक्लूड्स लिखा है, इनकम में ये चीजें शामिल है, इंक्लूड्स है, इसका मतलब फ्यूचर में हमने और गैप छोड़ दिया कुछ और भी शामिल करने के
लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टैक्सेबल इनकम? स्मगलिंग मालूम है होता है, कैजुअल होता है, कैपिटल रिसीट एक्सेप्ट गेन्स ऑन, यस। कैपिटल रिसीट नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होता, कैपिटल रिसीट नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड टैक्सेबल इनकम, वो नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होता जब तक कि उसको शामिल ना किया गया हो एक्ट के द्वारा। तो बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बताया, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वाला। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, फाइनेंशियल ईयर 1920 शैल बी कंसीडर्ड एज। 1920 फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। तो 2021 असेसमेंट ईयर कहीं नहीं लिखा है, असेसमेंट ईयर 2021 कहीं नहीं लिखा है, तो आप इधर भी नहीं जा सकते, आपके लिए ये रहेगा। ओके, दिया तो है 1920 का दिया है, 1920 का दिया है फर्स्ट वन कि 1920 का प्रीवियस ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर 1920 खुद असेसमेंट ईयर होगा प्रीवियस ईयर का, 18-19 का प्रीवियस ईयर और 1920 खुद प्रीवियस ईयर है, 2021 का असेसमेंट ईयर। दिस इज योर आंसर, बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पर। प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, बिल्कुल ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, फर्स्ट चैप्टर है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इन सम केसेस असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर कैन बी द सेम फाइनेंशियल ईयर, यस। आपको मैंने 176 में अगर सेक्शन बताए हैं जहां पर प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होता है, जहां पर कंटिन्यू बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, इंडिया छोड़ने की बात होती है, शिपिंग बिजनेस के केस में नॉन रेसिडेंट का, जहां पर कोई एसेट को ट्रांसफर किया जाता है टैक्स इवेजन के पर्पज से, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी हैं। Mr. J set up a new business on 15th July 2021. He commenced the business from 1st February 2022. तो हमारा प्रीवियस स्टार्ट हो जाएगा 15th जुलाई 21 से लेकर 31st ऑफ मार्च 22। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। मार्क्स से 25 में 25, क्योंकि मुझे तो पहले से ही मालूम था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे एक और सेशन लेकर, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को लेकर के। उसके बाद फिर आपके ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।